नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर पूरे देश को एक बार पानी छिड़कने की जरूरत है कि नींद से उठ जाओ। इसलिए उठ जाओ क्योंकि अब खुलेआम माय लॉर्ड, अंग्रेजों के जमाने से जिसे माय लॉर्ड कहते हैं, उस माय लॉर्ड में कहीं ना कहीं ईश्वरत्व छिपा हुआ है। दैवीय गुणों को उसमें तलाशते हैं, भगवान का अक्स देखते हैं। वो माय लॉर्ड खुले मंच पर मुसलमानों के खिलाफ उतर आए हैं। माय लॉर्ड अब अब्दुल को टाइट करने, अब्दुल तो आप समझते ही हैं, आप कहीं भी जाइए तो लोग कहते हैं कुछ किया न किया, अब्दुल को टाइट कर दिया। तो अब्दुल को टाइट करने वाला फॉर्मूला अब जुडिशरी में पहुंच चुका है। यह इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और बाबा साहब के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और खतरे की घंटी है, ये बज रही है कान पर टन टन। अगर सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो फिर कंबल ओढ़ के सो जाए, सर्दी आ गई है। इनकी कहानी माय लॉर्ड की जरा आज चर्चा में लाएंगे और समझेंगे वाकई अगर आपको अभी नींद से नहीं जगाया गया या नहीं जगेया तो कहां जा रहे हैं और कहां जाने वाले हैं। ये जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं और बीएचपी के मंच पर खड़े थे। अब न्यायपालिका में चाहे वो अभिजीत गंगोपाध्याय से शुरू हुआ सफर, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के जज जो भाजपाई हो गए वहां तक पहुंचा। ठीक है, रिटायरमेंट लेके, वीआरएस लेकर के राजनीति में आ गए, तब भी बहुत उंगलियां उठी थी और उठनी भी चाहिए, वो भी गलत था। लेकिन अब सर्विंग जज, वो उन्हें संघी कहें, सनातन के रक्षक कहें, हिंदुत्व के सिपाही कहें या क्या कहें, वीएचपी के मंच पर खड़े होकर के क्या नफरती भाषा बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले भाऊ को चर्चा में जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम फटाफट चर्चा में जोड़ लीजिए। भाऊ, जज साहब का स्टेटमेंट, स्वागत है आपका। जज साहब का जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। शेखर कुमार यादव हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। ये बोलते हैं कोट अनकोट उनका स्टेटमेंट, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। यह कानून है और कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। आगे लिखते हैं, बोलते हैं कि इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद होगा। बहुसंख्यकों की खुशी के लिए किसी को भी इसका मतलब निपटा दिया जाएगा, उनके लिए जो फायदेमंद और उनकी खुशी जिसमें होगी बहुसंख्यकों की, वही स्वीकार किया जाएगा। आज इतना ही नहीं है, आगे इनके भीतर का देखिए कि कितना ऐसे नफरती लोग हाईकोर्ट में बैठे हैं। आगे बोलते हैं कई पत्नियां रखना, 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं अस्वीकार्य हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप कहते हैं हमें 3 तलाक देने और महिलाओं को भरण पोषण न देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार काम नहीं करेगा। और इतने पे नहीं अभी खाली रुक रहा है, आगे देखिए। ये लिख रहे हैं कि हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान न पहुंचाएं, चींटियों को भी न मारें, और यह सीख हमारे अंदर समाई हुई है। शायद इसीलिए हम सहिष्णु और दयालु हैं। जब दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है। लेकिन आपकी संस्कृति में छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों के वध के बारे में बताया जाता है। आप उनसे सहिष्णु और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वह दिन दूर नहीं जब यह साफ हो जाएगा कि अगर एक देश है तो एक कानून और एक दंडात्मक कानून होना चाहिए। जो लोग धोखा देने या अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं वे लंबे वक्त तक नहीं टिकेंगे। ये इन जज साहब की पूरी ज्ञान गाथा थी। ज्ञान गाथा क्या कहें, ये नफरत गाथा थी।
अब कहां पे, अब रुकेगी कहां पर, ये नफरत की गाड़ी कहां रुकेगी? अब तो आज ये देखने के बाद मुझे लगा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आशीष, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बात सुनने पे या पढ़ने पे, मैंने तो ये सबसे पहले मैंने ये पढ़ा, पूरा रिपोर्ट उनका भाषण पढ़ा, तो दिमाग सुन्न सा हो गया। सुन्न इसलिए हो गया क्योंकि चाहे कितनी विधायिका बुरी हो, चाहे कितनी कार्यपालिका बुरी हो, एक न्यायपालिका पे विश्वास बनाए रखा है कि न्यायपालिका भी डगमगा जाती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी आशा है कि न्यायपालिका इस देश की संविधान का रक्षक है, कस्टोडियन है, उसको परिभाषित करती है। यदि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे का, जहां से दिल्ली की सत्ता की चाबी निकलती, वहां के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज यदि ये कहते हैं कि कानून वही होगा जो बहुसंख्यक चाहेंगे, इसके मायने संविधान की कोई जगह नहीं है। संविधान कतई नहीं कहता कि कानून वही है जो बहुसंख्यक चाहेंगे। इसी संविधान ने पिछड़ों को, इसी संविधान ने आदिवासियों को, इसी संविधान ने अल्पसंख्यकों को अलग अलग प्रावधान के तहत एक सुरक्षा कवच भी दिया हुआ है। तो हमें क्या अधिकार है ये रोने का कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? यदि बांग्लादेश ने कहा कि भाई वही होगा जो यहां बहुसंख्यक चाहेंगे, तो फिर हम हिंदू कहां जाए, वहां के हिंदू कहां जाएंगे मेरे भाई? कल अमेरिका ने यह तय कर लिया कि यहां वही होगा जो बहुसंख्यक क्रिश्चियन चाहेंगे। कल सऊदी में यह कह दिया कि यहां सिर्फ मस्जिदें होगी, मंदिर होंगे ही नहीं। तो इस देश का, हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा विश्व में सब दूर फैला हुआ है। यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो, ऐसा कोई खंड नहीं है जहां भारतीय नहीं बसा है। आप सभी के लिए एक ऐसा बीज बो रहे हैं कि क्या सब भारत में वापस आए? जो आज अब्जों रुपए भारत को बाहर से आते हैं वो सब बंद हो जाएं। इस कुपड़ आदमी को किसने जज बनाया? सवाल ये है। जो ये कहे कि गाय ऑक्सीजन देती है, सारे वैज्ञानिकों के मान्यताओं को ध्वस्त करते हुए, लेकिन क्या करेगा? जिस देश का प्रधानमंत्री नाली पे मटका लगा के गैस जलाता हो, वहां का जज यदि ये कहे तो किसको पूछे? ऊपर से नीचे तक सब कुएं में भांग पड़ी हुई है। इसीलिए मैं कहता था, भारतीय जनता पार्टी का मेजर एक ही लक्ष्य है, इस देश का संविधान बदलना। उसके लिए वो 370 चाहते थे, और ये बात मैंने नहीं कही, ये बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं ने की, 370 हमको मिलेंगे तो हम संविधान बदलेंगे। ये गलत बात है कि ये तमाम जो नेता है वो बोलते कि विपक्ष ने इसका प्रचार किया। बिल्कुल, या डिसोन करिए जिन नेताओं को। क्या उन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्या उस नेताओं को पार्टी से निकाल दिया? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कहते हैं कि संविधान बदलना होगा, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ये तो गनीमत है कि लोग जग गए और 240 पे नकेल डाल दी सरकार को, नहीं तो ये 370 पहुंचते तो ये, और अगली बार तो ये 500 क्रॉस करेंगे 2029 में, जिस हिसाब से मशीनों से चुनाव हो रहे हैं। संविधान बदलना तय है। जब ये न्यायपालिका, जब ये संविधान यहां से नहीं बदलते हैं, तो फिर न्यायपालिका जो कस्टोडियन है संविधान का, जो रक्षक है संविधान का, उसी को भक्षक बनाइए। और यादव साहब, ये जो जज है, उसी में एक कड़ी है। यदि वो ये कहते हैं कि बहुसंख्यक के हिसाब से ही देश चलेगा और यही कानून है, तो फिर संविधान क्या है? सवाल उठता है। इस देश में उन्होंने बिल्कुल पर्टिकुलरली, आई कोट अनकोट, कुछ बात ऐसी कही है कि समझ के परे है।
कि यह वही होगा, वही स्वीकारा जाएगा जो बहुसंख्यकों के लिए लाभदायक और खुशी लाएगा, उसके लिए फायदेमंद होगा और खुशियां लाएगा। यदि किसी गांव में बहुसंख्यकों ने, किसी गांव के ग्राम सभा में यदि ये तय कर लिया कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो ये जज साहब करवाएंगे क्या? बहुसंख्यकों का आदेश होगा। और सबसे फर्जी वाला है ये कहना। मैं ट्रिपल तलाक के फेवर में नहीं हूं आशीष, हाँ बिल्कुल मैं 4 पत्नियों के फेवर में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन वो मानवता की दृष्टि से है। बहुसंख्यक हिंदू है इसलिए नहीं, मैं हिंदू हूं इसलिए मुसलमानों की कुरीतियों पे नहीं ये करता। मैं उसके भी खिलाफ हूं, लेकिन ये कहना कि हम स्त्री को देवी मानते हैं इसलिए मुसलमानों को यह अधिकार नहीं देते कि जिस देश में स्त्री को देवी के समान पूजा जाता है वहीं पर, तो फिर राजीव गांधी की पत्नी स्त्री नहीं है, उसके ऊपर अंड संड बंड जो आरोप लगाते हो, शर्म नहीं आई? विदेशी कहते हुए शर्म नहीं आई? जिसने पूरे भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए अपने आप को भारत के लिए समर्पित कर दिया, शर्म नहीं आई? और कमला हैरिसन वहां पे उपराष्ट्रपति की जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है तो सारा भारत कहता है कि हाँ अमेरिका में भारतीय राष्ट्रपति होनी चाहिए। क्यों तुम्हारे यहाँ होने देते हो किसी को? दोहरी मानसिकता नहीं है आपकी। अब मेरा जज साहब को एक सवाल है, क्या जज साहब बिल्किस बानो पे हुए अत्याचार, व्यभिचार, उसके सामने हुई हत्याएं, उसकी बेटी की हत्या, उसके सामने उस गर्भवती महिला के साथ सामूहिक अत्याचार, क्या जब ये हो रहा था तब वो देवी नहीं थी? वो स्त्री नहीं थी? तब उसके हत्यारे, उसके ऊपर व्यभिचार करने वाले जेल से छूटते हैं और यही विश्व हिंदू परिषद जिसका समर्थन करती है, उसी भाजपा के नेता उसका स्वागत करते हैं। क्या ये जज साहब उसको स्वीकार करेंगे? इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी ना उन लड़कों को जिसने इनके देवी की इज्जत लूटी। स्त्री देवी है ना इनके लिए। हाँ, बीएचयू की बच्ची, बीएचयू की बच्ची है ना वो, उसकी इज्जत लूटी। ये मान्य है उनको? तीनों जमानत पर बाहर हैं, वो भर गई, जमानत पे बाहर है। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन ईडी के चक्कर में 2-2 साल अंदर रहते हैं। स्त्री की इज्जत करना, मैं तो यदि मैं बोलूं तो बहुत आगे कुछ बोलने के लिए है, फिर सर कई बड़े लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे। क्या आसाराम बापू को डिसोन करने को तैयार है जज साहब? राम रहीम को, जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, तब जज साहब कहां गए थे? तब जज साहब ने क्यों नहीं टिप्पणियां की सार्वजनिक मंच से? राम रहीम को जब पैरोल पे छोड़ते हैं आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त, मतलब व्यवस्था ऐसी होती कि मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी के हाथ में होता है ये, लेकिन सरकार कैसा समर्थन करती है पता नहीं है। जिस महिला की हत्या की कवयित्री की, वो त्रिपाठी, मणि त्रिपाठी, वो अब से मधुमिता वाली, तो मधुमिता देवी नहीं थी। मधुमिता देवी नहीं थी। क्या कर रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट? सरकार ने सजा माफ की तो सुओ मोटो क्यों नहीं लिया उसको आपने रिट पिटीशन फाइल करके? और क्यों नहीं कहा कि देवी का हत्यारा है ये, इसको कैसे बाहर कर रहे हो? मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार करो, व्यभिचार करो। महिला खिलाड़ियों का व्यभिचार हो रहा था, वो उत्तर प्रदेश का ही तो नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह। उसके बारे में कुछ, क्या उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं? सांप सूंघ जाता है यादव साहब को। ये इसी को मनुस्मृति कहते हैं। बहुसंख्यक यदि चाहेंगे कि दलित गांव के बाहर बसेंगे, हमारे कुएं से पानी नहीं पिएंगे, तो वही कानून है।
तो ये वापस हम्म, उसी बाबा आदम के जमाने को, देश को लेके जाने की बात कर रहे हैं। ये इस कहते हैं देश हमारे में। समाज में बुराइयां थी, और ये हमको बता रहे हैं। जज हम्म, साहब को भारत मालूम है? पहले जरा भारत का भ्रमण करके भारत में विभिन्न हिंदू सनातनी धर्म की जातियां और प्रथाओं को देखे जरा। क्या हमारे यहाँ आदिवासियों में दो दो तीन तीन पत्नी रखने का रिवाज नहीं है? हम्म। क्या करोगे उसको? नहीं भाऊ, नहीं जिसकी नहीं, मैं बात मैं किया, पूछ रहा हूं, क्या क्या जिस क्या उनकी उनकी प्रथाएं बदलेंगे आप? नहीं, कुछ आदिवासी नॉर्थ ईस्ट में गौ मांस खाते हैं तो उसके लिए आप चुप हैं। हम्म, हम्म, गोवा में भाजपा का शासन है, वहां गौ मांस क्यों नहीं बैन? हम्म, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि कोई हत्या मत करना। हम्म। अरे भाई, बलि देना हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा है। वेदों में बलि जाता था, वेदों में बलियों की जिक्र है। तब इस्लाम था भी नहीं सावरकर उस ने दौर में। सावरकर ने जिस सावरकर की जय जयकार करते उस सावरकर ने लिखा है कि हम्म, गाय को गौ माता मानना ये फ्रॉड कंसेप्ट है। हम्म। गाय एक जानवर है, जब तक काम आई तब तक काम करो, जब तक काम नहीं आए तो बेच दो खाटिक को, वो किसानों के लिए बोझ हो जाती है। सावरकर को आप कैसा जय जयकार करते हैं? यही विश्व हिंदू परिषद सावरकर को मांग रही ना। हम्म, और उसके बाद क्या कामाख्या में बलि की प्रथा नहीं है? हम्म। ऐसे कई समाज है जहां बलि दिया जाता है, जानवरों का, बकरों का, मुर्गियों का। बकरों का, मुर्गियों का, भैंसों का दक्षिण भारत में बहुत ये कल्चर वो है। और मैं कल्चर अभी है। परसेंटेज बता दूं भाऊ, इस देश में एक रिपोर्ट मैंने देखी, नॉनवेज मांसाहार वाले जो है का परसेंटेज क्या है। सबसे ज्यादा मांसाहार ईसाइयों में 80% है, मुसलमानों में 78% है, और हिंदुओं में करीब करीब 50% है। 53% पुरुष और 43% महिला। 50%, 50% से ज्यादा, 50-51%, जहां पर आधे से ज्यादा आबादी हिंदू मांसाहार कर रहे हैं, वहां पर आपका टारगेट वही है। टारगेट, बस टारगेट है अब्दुल, टारगेट है मुसलमान। ये पूरी भाषा का अगर निचोड़ था तो एक ही था। और एक इसका उदाहरण एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड पर भी जरूरी है समझना। अभिजीत गंगोपाध्याय सांसद हाँ हो भाई, गए, वही का चित्तरंजन भाई। दास, नहीं नहीं, रोहित राजा। चित्तरंजन दास से शुरू होता है अभी आशीष जी। चित्तरंजन दास ने थोड़ा सा लिहाज रखा, रिटायरमेंट के बाद बोला। हाँ। अभिजीत गांगुली का और दिल खुल गया, उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा। हाँ। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने रास्ता फ्री कर दिया कि आप प्रधानमंत्री को अपने घर में गणपति के लिए बुलाइए और वीडियो रिलीज कर दीजिए, और जो आपके लिए आचार संहिता बनाई गई थी उसको ध्वस्त कर दीजिए। और उससे सारी चीजों से लेकर ये अंतिम बिंदु है जस्टिस यादव का, कि जो सीट पे बैठ के ही भाजपा का प्रवक्ता बन के बात करें, सनातनी धर्म का प्रवक्ता करके बात करें, हिंदुत्व की बात करें। आप सनातनी हो, आप हिंदुत्व हो, लेकिन आप एक जज साहब के चेयर पे बैठे हो, जहां न्यायदान का काम आपको संविधान के अनुसार करना है। और संविधान बहुसंख्यक का कानून नहीं है। कल यदि किसी ने गांव में किसी लड़की के साथ व्यभिचार किया तो क्या गांव की पंचायत बिठा के तय करोगे कि बहुसंख्यक क्या चाहते हैं? यदि बहुसंख्यकों ने कहा कि इसको अवार्ड दिया जाए तो अवार्ड दीजिए फिर व्यभिचार करने वालों को, क्योंकि बहुसंख्यक कहते हैं। पूरा गांव उसके साथ है तो चलो कर दो, उसको जो करना है मनमानी करने दो, करने दो। अरे दलित पिछड़ी लड़की ने नदी में पानी पिया तो वो पीटी जाती है। हम्म, एक पिछड़े समाज का लड़का अपने मामा के गांव आया, उसको पता नहीं था यहाँ क्या गांव का सिस्टम है। शहर में पढ़ रहा था तो वो तो उसी आप आज से आया और उसने एक हैंडपंप से पानी पिया तो पता पड़ा उसको मार मार के मार डाला, क्योंकि भाई तू पिछड़ा है, तूने कैसे सवर्णों के हैंडपंप को हाथ लगाया। और यदि उस गांव सवर्णों का है
और गांव का बहुसंख्यक कहता है कि इसको मौत ही सजा है इसकी हार्ट पंप लगाने की, तो आप जस्टिफाई करोगे जज साहब? फिर अदालतें बंद करिए, गांव गांव में अदालतें लगनी दीजिए, गांव ही तय करेंगे फिर बहुसंख्यक क्योंकि तय करना है तो। जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक गांव है वहां पे वो तय करेंगे, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, जहाँ आदिवासी बहुसंख्यक है वो तय करेंगे, या यादव बहुसंख्यक है वो तय करेंगे। फिर अनार्की होने दीजिए इस देश में। ये जज साहब इतना बोल के जाते हैं और अपने पद पे बैठे रहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय की कमजोरी मानता हूं मैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन तमाम बातों का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जज ये नहीं कह सकता कि मैंने प्राइवेटली बात की, सवाल प्राइवेट और पर्सनल नहीं होता जज साहब का। न्यायाधीश जब उस चेयर पर बैठा रहता है तो 24 घंटे न्यायाधीश रहता है। न्यायदान का न्यायाधीश को न्याय मंदिर कहते हैं, कोर्ट को न्याय का मंदिर कहते हैं और भगवान जैसे पूजे जाते हैं। यदि मेरे भगवान ही हाथ में मनुस्मृति लेके फैसला करने लगा तो फिर हो गया फैसला, फिर क्यों चाहिए इस देश में चुनाव? नहीं, खत्म है सब व्यवस्था। आपको मैं 2-3 और उदाहरण दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद छोड़िए, ये सब दरवाजे अब टाइम है कि बंद शटर गिराएं। कहते हैं दुकान बढ़ाओ, शटर गिराओ, दुकान बढ़ाओ। जस्टिस दिवाकर सामान्य मतलब जो सत्र न्यायालय में, योगी आदित्यनाथ के तारीफ में चंद्रबरदाई बन गया, लिख दी तारीफ की ऐसे ही संतुक होना चाहिए, रहते हैं तो ये होता है वो होता है। उसमें लिया स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान उन्होंने मतलब क्या होता? फटकार लगा दी। एक जस्टिस मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश से आपने पत्रकारिता शुरू की, वहां के में हाई कोर्ट के वकील जज, वो भी माय लॉर्ड रोहित आर्या, उनकी उपलब्धियां, उन्होंने मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन है उसकी जमानत नहीं दी थी। उनके टिप्पणियां, एक आध टिप्पणी याद है कि अफसर को कहा एक जो है डांटते हुए कि तुम चपरासी बनने लायक नहीं हो। ये चपरासी और अफसर की चपरासी बनने लायक नहीं हो, यहीं पर वो माइंडसेट दिखता है मनुवाद। वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी भाजपा के माननीय हैं रोहित आर्य। दिवाकर का बताई दिए, ये जो है नरेश कुमार यादव, ये सामने है, चितरंजन दास, अभिजीत गांगुली, कितनी लंबी फहरिस्त। और उस फहरिस्त में आखिरी नाम मैं जस्टिस चंद्रचूड़ का जोड़ता हूँ। बिल्कुल 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 ये जोड़ रहा हूं, चंद्रचूड़ का 2 दिन पहले का बयान है, आप वो बयान जोड़िएगा इन सभी जजों से। उन्होंने केरल में भाषण देते हुए कहा है कि इस देश में जरूरत से ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, ये ठीक नहीं है। इस देश में इस दौर में चंद्रचूड़ जैसा महाज्ञानी हम लोग, मैंने तो उस दिन निवेदन किया था कि थोड़ा सा अगर वक्त मिले तो आप सब जगह बात कर रहे हो, एनआई बात कर रहे हो, छोटे पत्रकार को टाइम नहीं दिया जिसने आप पे रिपोर्ट बनाई थी कारवां वाले ने, तो कभी एक बार 10 मिनट टाइम हमको भी दे दो। हम लोग कम बुद्धि के, थोड़ा को समझा दो कि इस दौर में इस देश में बोलने की आजादी है कहां? 10, 20, 50, 100 लोग हैं जो जान जोखिम में डाल के बोल रहे हैं। अगर वही खटक रहा है, यानी अगर हम ही लोग की जुबान बंद करवानी है तो इसे सीधे बोल दो ना चंद्रचूड़ साहब। तो ये सारे मिले हुए हैं जी वाली हालत है। और एक आखिरी में इस बात पर जो जरूरी है समझना भाऊ, आज जब भी ऐसा नफरती ढांचा तैयार होता है जिसको जर्मनी में फांसीवाद, नाजीवाद कहा गया, इटली में फांसीवाद कहा गया, इस सिस्टम में हमेशा टारगेट पर कोई होता है। आज तो अब्दुल टारगेट पे है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि छींटा मार के क्यों उठ जाओ, नहीं जाड़े में कंबल तान आप लोग सोते रहो। और खास कर कह रहा हूं इस देश के बहुजनों को, मतलब दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, क्योंकि मुसलमान जब तक टारगेट पे रहेगा, जब तक रहेगा टारगेट पे, इसके बाद कौन टारगेट पे आता है? फिर यही लोग कहना शुरू करेंगे जो इस माइंडसेट के हैं कि नहीं भाई, जो ये काम करता है, जो शूद्र है, ये हमको तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, इसको तो मटका टांग के ही घूमना पड़ेगा। पहले देखिए मटका टांगते थे, बीच में ज्यादा लिबर्टी हो गई।
जब संविधान नहीं होगा बाबा साहब का, तो फिर उसी दौर में वापस आएंगे, दलित आएंगे उसी दौर में, पिछड़े आएंगे उसी दौर में। आज ये नहीं है। वो जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ था यूपी में भाऊ, तो बस खाली ये बता दूं, तब आपकी टिप्पणी फाइनल लूंगा। तो उस दौर में बहुत लोग, निजी तौर पर हम देखते थे, बहुत लोग जश्न मनाते थे। बुलडोजर, मजा आया, बुलडोजर चला, बहुत बड़ा हवेली ताना था, बहुत बड़ा किला ताना था, बहुत पैसा कमाया था, चला बुलडोजर। वो बुलडोजर जब एक झोपड़ी पे चला कानपुर देहात में, उस झोपड़ी के भीतर एक माँ और उसकी एक बेटी थी, दोनों झोपड़ी से जीवित नहीं निकली। बुलडोजर चला, वो विरोध कर रही थी, बुलडोजर चलते ही चला गया, आग लग गई, भस्म हो गया सब कुछ, दो जिंदगियां खाक हो गई। तो वो जश्न मनाने वाले कि हवेलियों पर बुलडोजर चल रहा है, उनके मुंह में दही जम गई थी कि वो बुलडोजर हवेलियों से होता हुआ झोपड़ी तक पहुंच गया है। तो ये नफरत, ये मुसलमानों से, अब्दुल से शुरू होकर के और सब तक आएगी। मैंने कहा ना कि मनुवादी होने के लिए टाइटल मत देखिए कि चित्रांशी लगा है, वानखेड़े लगा है, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, सिंह लगा है, या यादव लगा है, चौधरी लगा है। मनुवादी ये मानसिकता है, ये टाइटल नहीं है, ये मानसिकता है। भाऊ, अगला खतरा कहाँ है और कुल मिला के देश कितने खतरे में? फाइनल कमेंट, देश कितने खतरे में है? हो गया। अब हमने विधायिका देख ली, हमने कार्यपालिका देख ली, न्यायपालिका में भी आज यादव साहब ने तो अंतिम घोषणा कर दी है। और यादव साहब की इस घोषणा पे यदि हमारे विधि के जुड़े लोग, विधि विशेषज्ञ चुप है, इसमें अब विपक्ष चुप है, इसमें मेन मीडिया चुप है, और इसमें सभी चुप है, इसका मतलब अब मनुस्मृति लागू होने से कोई रोक नहीं सकता इस देश को। बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान और बाबा साहेब आम्बेडकर इतिहास होने जा रहे हैं। यदि यादव साहब के वक्तव्य को मैं सीरियसली लूं तो, और क्यों न लूं, क्योंकि वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज है। बिल्कुल, और ये जज साहब पूरे न्यायपालिका की मानसिकता का एक एग्जाम्पल है। चावल का एक वही दाना है जो हम लोग चावल पकने पर चेक करते हैं। इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत मांग रहे हैं इस कार्यक्रम से। जगिए, जगिए और जगिए, फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पत्रकारिता नहीं है, ये हम संविधान और डेमोक्रेसी के लिए एक, हमारी एक मिशन, हमारा मिशन है, मुहिम है। इस देश में संविधान और डेमोक्रेसी रहे, ये मिशन है द न्यूज लॉन्चर का। और इसीलिए न्यूज लॉन्चर को संचालित करने के लिए बाकायदा एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट भी हमने इसलिए बनाया, उस ट्रस्ट का नाम ही है वॉइस ऑफ विजडम। वॉइस ऑफ विजडम। ये देश मत्स्य न्याय से नहीं चलेगा। ये फिर जो सिस्टम बोल रहे हैं, फिर संविधान की भाषा नहीं है, मत्स्य न्याय है, बड़ी मछली छोटे को खा जाएगी। तो इसीलिए ये न्यूज लॉन्चर, ये जिस छतरी के नीचे है वॉइस ऑफ विजडम, वो वॉइस ऑफ विजडम ही वो आवाज है, सिर्फ पत्रकारिता की नहीं है, संविधान की बात होगी, डेमोक्रेसी की बात होगी। और इसके लिए मिशन अनवरत चलता रहेगा, अनवरत। हम रहे न रहे, भाव रहे न रहे, ये मिशन अनवरत चलता रहेगा। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर, क्योंकि अभी हम हैं, तो कल दोपहर फिर भाऊ भी होंगे, हम भी होंगे, और कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, ऐसे ही इसी तेवर के साथ। नमस्कार।